आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। लक, डेस्टिनी और सक्सेस। लोग बोलते हैं कि सर, क्या जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं ज़िंदगी में, हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारी जो लाइफ बनेगी, वो क्या हमारे एफर्ट पर ही डिपेंडेंट है या इसमें लक भी काम करता है। कहते हैं ना कि उसका लक अच्छा था इसलिए उसे ये मिल गया। लक का कितना रोल होता है, हमारे एफर्ट का कितना रोल होता है, और सक्सेस मिलने ना मिलने में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और ज़्यादातर लोगों का लक को लेकर, डेस्टिनी को लेकर, सक्सेस को लेकर डेफिनेशन ही गलत होती है। इसी वजह से वो कन्फ्यूज़न होता है। और ये आज हम जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग अज्यूम करते हैं कि अगर वो किसी फील्ड में है, किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, किसी जॉब में है या कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर उन्हें एक छोटा सा सक्सेस मिल जाता है तो वो उन्हें रोक देता है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप किसी जॉब में हैं और आपकी एक अच्छी नौकरी चल रही है, अच्छी सैलरी आ रही है, तो आप उसमें रुक जाते हो। या कई सारे लोग सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा बिल्ड करने जा रहे हो, आपको एक छोटा सा सक्सेस मिल गया, उससे आप रुक जाते हो। कई लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस नहीं मिली, जब हम ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रही है, उसकी वजह से रुक जाते हो। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है। अगर आप इसको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे, थोड़ा सा डीप इसमें जाओगे, तो आपको समझ में आएगा जो लूज़र्स होते हैं, लूज़र्स किसी भी रीज़न से रुक जाते हैं। वो सक्सेस होने से रुक जाते हैं, उन्हें एक छोटी सी सफलता मिल गई उससे रुक जाते हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल गई उससे रुक जाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम है उससे रुक जाते हैं। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो इनमें से किसी चीज़ पर नहीं रुकते। उनके लिए कोई एक छोटा सा सक्सेस बस एक कॉमा जैसा होता है, एक फुल स्टॉप नहीं होता। वो सक्सेस से नहीं रुकते, वो फेलियर से नहीं रुकते, वो रिसोर्सेज कम होने से नहीं रुकते, वो रिसोर्सेज ज़्यादा होने से नहीं रुकते। विनर्स के लिए, जो काम करने वाले हैं, उनके लिए सबसे जो ज़्यादा किलर चीज़ होती है, जो पॉइजनस चीज़ होती है, वो होता है कंफर्ट जोन। वो कंफर्ट जोन की वजह से रुक जाते हैं। और अगर कोई इंसान जेन्युइनली विजनरी है, लीडर है, ज़िंदगी में सक्सेस पाने का उसका एटीट्यूड है, तो वो छोटा सक्सेस हो, बड़ा सक्सेस हो, फेलियर हो, बड़ा फेलियर हो, इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें कोई भी छोटा सा सक्सेस तुम्हें रोक रही है तो समझ लो तुम्हारे दिमाग में समस्या है। अगर तुम्हें कोई फेलियर रोक रही है तभी भी दिमाग में समस्या है। ऐसा नहीं है कि फेलियर से रुकना दिमाग में समस्या है, सक्सेस से रुकना दिमाग में समस्या नहीं है। दोनों तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं और आप उससे रुक जा रहे हो, स्टॉप हो जा रहे हो, तो आपके दिमाग में समस्या है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपको सक्सेस से नहीं रुकना है, फेलियर से नहीं रुकना है, रिसोर्सेज से नहीं रुकना है, किसी भी चीज़ से नहीं रुकना है। कोई भी सक्सेस, कोई भी गोल अचीव करना, ये जस्ट एक कॉमा है, जस्ट एक स्टॉपेज है। आप उस स्टॉपेज पर पहुँचे, आपको मज़ा आया, खुश हुए, फिर अगले स्टॉपेज के लिए निकल जाना है। अब देखो, ज़्यादातर तुम्हारी ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में दो तरीके के सिनेरियोज होंगे। तुमने बीटेक किया, तुमने एमबीए किया, या तुम नॉर्मली ग्रेजुएट हो, तुम किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या तुम कोई सेटल्ड किसी जॉब में हो, तुम डेवलपर हो, तुम सेल्स में हो, तुम मार्केटिंग कर रहे हो। दो तरीके के सिनेरियोज आएंगे। या तो तुम्हें जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस तुम्हें नहीं मिल रही है, जिस सक्सेस के पीछे तुम भाग रहे हो वो सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर तुम रुक जाते हो। ये तो परमानेंटली गलत है, परमानेंटली इसको हटाना है। दूसरा, अगर मान लो कोई एक 20 साल का लड़का होता, 22 साल का लड़का होता, और मान लो उसकी अच्छी जॉब लग गई, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। आज की डेट में किसी की सैलरी 5 लाख या 6 लाख रुपए हर महीने के है, और वो रिज़ाइन करते, तो ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे? उसके परिवार वाले, उसके सर्कल वाले, उसके फ्रेंड्स यही कहेंगे, पागल हो गया है,
कि यार 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हर महीने की सैलरी है, फिर भी ये रिज़ाइन कर दिया। अब सोच रहा है कुछ और करूँगा, कुछ और चीज़ में आगे बढ़ूँगा। एक्चुअली तुम्हें अपना पोटेंशियल देखना है। उसे पता है जो 2 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है, उसके बाद भी रिज़ाइन कर रहा है, उसे पता है कि उसका पोटेंशियल क्या है। उसे पता है कि वो कितना ग्रो कर सकता है। उसे पता है 2 लाख 3 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए वो नहीं बना हुआ है। यही ठीक एग्जाम्पल उनके लिए भी लागू होता है जो 20,000 रुपए 30,000 रुपए हर महीने के कमा रहे हैं और फिर उसमें बने हुए हैं। अगर तुम्हें अपनी पोटेंशियल का पता है, तुम्हें लगता है कि ये 20,000 30,000 रुपए के लिए तुम नहीं बने हो, तुम 2 लाख 4 लाख रुपए के लिए बने हो, तो 20,000 30,000 की स्टेबल जॉब छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें वो छोड़ना चाहिए, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क के बाद, एक कैलकुलेशन के बाद। ऐਵੇਂ ही नहीं छोड़ देना है कि आज सुबह जगे और छोड़ दिया। ये ज़्यादातर लोगों के लिए खतरनाक होता है। जब हम ज़्यादातर लोगों के लिए बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सोसाइटी में, किसी फैमिली में, कहीं पर भी, नॉर्मली 10% वर्स्ट परफॉर्मिंग लोग होते हैं। 10% बहुत ही जीनियस, क्रिएटिव और एक्स्ट्रा परफॉर्मिंग लोग हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले लोग हैं। बाकी 80% जो लोग हैं ये मीडियोकर होते हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, किसी भी फैमिली को आगे ले जाने में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में, किसी सोसाइटी को आगे ले जाने में इन 80% लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। यही लोग लॉन्ग रन में कोई सोसाइटी, कोई फैमिली रन करेगी, आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डिसाइड करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए है, मैं अपने आप को भी इसी 80% में मानता हूँ और ज़्यादातर लोग हम में से उसी 80% में होते हैं। उन्हीं के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये समझना कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम कितना ग्रो कर सकते हो, तुम कितना ग्रो नहीं कर सकते हो। रिस्क कैलकुलेशन अपना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 30,000 40,000 रुपए काम कर रहे हैं, या 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए हर महीने पर काम कर रहे हैं, और वो जब नौकरी छोड़ देते हैं, जब अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो उनके सारे सर्कल के लोग, उनके जितने भी जानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं यार पागल हो गया है। और फिर वो अचानक से पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट कर देता है, बिल्कुल अलग चीज़ करने लगता है, और 1 साल बाद 2 साल बाद वो 10 लाख रुपए महीने के, 15 लाख रुपए के महीने के बना रहा होता है। लोग कहते हैं यार उसका लक था। ये लक नहीं था, ये रिस्क कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग था। देखो, 2 चीज़ें हैं, एक है लक, एक है डेस्टिनी। इन दोनों चीज़ों को लेकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंडियन फिलॉसफीज में, जो इंडियन रिलीजन्स हैं, इसमें बहुत खूबसूरती से ये डिफाइन किया हुआ है। 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है आपका प्रारब्ध, एक होता है आपका संचित कर्म, एक होता है आपका क्रियमाण कर्म। इन तीनों को नहीं लेते हैं, हम मॉडर्न लैंग्वेज में समझते हैं। लक क्या होता है? लक होता है जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे लोग करते हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ये लक है, केवल इतना ही लक है। और डेस्टिनी, वो कंडीशंस, वो सर्कमस्टेंसेस जिसमें आप पैदा हुए होते हो, प्लस जिन सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस में आप बड़े हो रहे होते हो, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये आपकी डेस्टिनी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, केवल इतना ही। इसके आगे सब कुछ कैलकुलेशन है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है। जो दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, वर्ल्ड वार हो गया, मार्केट रिसेशन में चला गया, कहीं पर मार्केट कोलैप्स कर गया, ये सब उसी डेस्टिनी का पार्ट है। इस पे आपका कोई बस नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसमें आपका लक भी नहीं है। आप एफर्ट कर रहे हो और साथ में कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिल गया, वो आपका लक है, किसी दूसरे की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम्हारी वजह से अगर कुछ मिल रहा है तो वो लक नहीं है, तुम्हारी वजह से जो मिल रहा है वो तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा है। पर दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और उसके साइकिल को समझ जाओ,
तो आप अपनी डेस्टिनी को शिफ्ट कर सकते हो। आप अपने लक को, भाग्य को बदल सकते हो। ज़्यादा तो लोग कर्म को क्या समझते हैं, बोलते हैं ना कि कर्मा रिपीट्स। कर्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें, डेफिनेशन दी जाती हैं। लोग कर्मा का मतलब समझते हैं कि जो मैं करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें बताई जाती हैं। बहुत सारे वो गीता के श्लोक भी कोट किए जाते हैं, उसका मतलब भी ये बताया जाता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा का एक्चुअल मतलब है कि जो आप करते हो उसका इम्पैक्ट सब पर होता है, और जो सब लोग करते हैं उसका इम्पैक्ट आप पर भी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, दुनिया में रिसेशन आ रहा है, मार्केट गिर रहे हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है। आपने शेयर मार्केट में पैसे डाले हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, हर जगह रिसेशन आ रहा है। आपके पोर्टफोलियो पर भी तो फर्क पड़ेगा ना। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप सबसे बेहतर तरीके से पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके, सारे चार्ट वार्ट पढ़ के आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, लेकिन जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। जॉब लॉस हो रही है, हर जगह पर दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। आप अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय होगे तभी भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो अपना बेस्ट दे रहे थे ना। ये लक है, ये डेस्टिनी है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात आती है कि जब ये सारी चीजें हैं, मैं काम करता हूं, दुनिया पे फर्क पड़ता है, दुनिया पे उसका इम्पैक्ट, असर होता है। दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान काम करता है, कंपनीज काम करती हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, उसका असर मुझ पे होता है। तो यार इसमें तो फिर सब कुछ पहले से निश्चित है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। यहीं पर आता है कैसे अपने डेस्टिनी को कंट्रोल किया जाए। यहीं पर आता है कर्म योग का सिद्धांत। आप अगर इस डेस्टिनी के पैटर्न को प्रेडिक्ट कर पाओ, ढंग से पढ़ पाओ, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं ट्रेंड एनालिसिस की, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस की, मैं बात कर रहा हूं डेटा रीडिंग की, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की इकॉनमी किधर जा रही है, कैसे जा रही है, इसकी। अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को शिफ्ट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। आपको अगर ये समझ में आ जाए कि कौन सी स्किल फ्यूचर में डिमांड में आने वाली है, तो फिर आपका लक जो बैड है, डेस्टिनी जो बेकार है, वो कम इम्पैक्ट करेगी कि नहीं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके की कंपनीज कोलैप्स करेंगी और किस तरीके की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी फ्यूचर में, डेटा के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ रहेगा या नहीं। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कौन से एसेट्स सेफ होंगे, तो तुम अपने इन्वेस्टमेंट उन एसेट क्लास में डाल पाओगे, अपने रिस्क को बेटर मैनेज कर पाओगे, है कि नहीं। और जो ये सारी चीज़ें कर लेता है, वो अगली स्किल के लिए, अगले फ्यूचर के लिए, अगले आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए 2 साल 3 साल पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाता है। और फिर जब मार्केट रिसेशन आया, जब चीज़ें आई, जब नौकरियां जाने लगी, वो पहले से एआई सीख कर तैयार है, वो पहले से कंटेंट सीख कर तैयार है, वो पहले से वो चीज़ें लेकर तैयार है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे। और फिर लोग क्या कहते हैं, उसका लक अच्छा था, उसका भाग्य अच्छा था। उसका लक अच्छा नहीं था, उसका भाग्य अच्छा नहीं था। उसने लक और भाग्य और डेस्टिनी की चीज़ों को ढंग से पढ़ा, समझा, उसका कैलकुलेशन अच्छा था, उसका एनालिसिस अच्छा था, उसने मेहनत करी थी। दो तरीके के लोग होंगे। एक ऐसे लोग जो बोलेंगे कि यार मेरे पास तो 100 रुपए ही हैं, उसके पास तो 1000 रुपए हैं, यार उसके पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट नहीं करते।
और ये रियलिटी भी होगी कि तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। ये रियलिटी भी होगी कि किसी के पास 10,000 रुपये होंगे, तुम्हारे पास 1,000 रुपये ही होंगे। लेकिन उस चीज़ को तुम देख कैसे रहे हो, इस नज़रिए में जो फ़र्क होता है, इस एनालिसिस में जो फ़र्क होता है, वही तुम्हें अलग बनाता है। वही दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं कि यार मेरे पास 1,000 रुपये है, उस 10,000 रुपये किसी के पास है, उस पर तो मेरा कोई बस नहीं, उसको तो मैं नहीं चेंज कर सकता। लेकिन ये जो 1,000 रुपये है, इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, इसको मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं, इसको कहां पर सबसे बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूं। मेरे अंदर किसी और के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं, उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं ऐसी कौन सी स्किल्स सीख सकता हूं अगले 1 साल में जो मुझे उनके बराबर लाकर खड़ा कर देगा, ये उनके बराबर भी लाकर क्यों खड़ा कर देगा, मैं खुद से और बेहतर हो जाऊंगा। मुझे अपने बारे में देखना है, अपना कंपैरिजन खुद से करना है। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे तुम्हारे पास डेस्टिनी है, जैसे तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस हैं, वो है, उस पे रोने से, हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होने वाला है, लिख कर ले लो। केवल और केवल इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। क्या तुम उन रिसोर्सेज, उन प्रॉब्लम्स को देखकर रोने बैठ जाते हो और कोई काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, या तुम उन्हें देखने के बाद एक्शन लेते हो, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है ये देखते हो, अपने आप को कैसे बेहतर किया जा सकता है ये देखते हो। कंपैरिजन किससे? कंपैरिजन अपने चाचा के लड़के से, अपने मौसी के बेटे से, अपने ताई जी की बेटी से। क्यों? उनसे जब कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, उनके बराबर पहुंच जाओगे, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, उनके पास और भी बेहतर रिसोर्सेज हैं, उनसे भी कंपैरिजन हो जाएगा, तो फिर तुम मिलेनियर्स और बिलेनियर्स के पास पहुंच जाओगे। उससे भी कंपैरिजन खत्म हो जाएगा तो तुम मुकेश अंबानी और सत्य नडेला इनके पास पहुंच जाओगे। तो कंपैरिजन तो कभी नहीं खत्म होने वाला। एक जने से कंपैरिजन करके तुम जीत सकते हो, वो है तुम खुद। अगर खुद से कंपेयर करोगे तो तुम जीतोगे, दूसरों से कंपेयर करोगे तो नहीं जीतोगे। जहां पर तुम्हारा फ्लो रुक गया, वहीं पर ग्रोथ खत्म। जहां पर तुम आगे बढ़ने से रुक गए, वहीं पर तुम रुक जाओगे। पानी जहां पर बहना बंद हो जाता है, वहां पानी सड़ने लगता है। पानी नहीं सड़ता ऐसे। हम गंगा जल लेकर आते हैं, हम नदियों का जल लेकर आते हैं, गंदगी के बावजूद कितने कितने महीने वो पड़ा रहता है, जबकि यहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब वो चल रहा था, जब वो बह रहा था, उसमें गंदी चीज़ें नहीं पड़ी थी, वो सड़ नहीं रहा था। अगर तुम रुक गए तो डेथ है। स्टैग्नेशन इज इक्वल टू डेथ। जिस दिन आप रुक गए, चाहे सक्सेसफुल होने की वजह से रुक गए, चाहे फेलियर की वजह से रुक गए, चाहे रिसोर्सेज की कमी की वजह से रुक गए, किसी भी रीजन से रुक गए, उस दिन तुम्हारा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम, मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर तुम भाग नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते थे तो घिसट के रेंग रेंग कर लेकिन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ो। यही एक मंत्रा है। जो रियल विनर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स को देखने का उनका तरीका अलग होता है। उनके पास कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा ये नई प्रॉब्लम है यार, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं और अमीर बन जाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं जिंदगी में और ऊपर चला जाऊंगा, इसको अगर मैं हैंडल कर ले गया तो फिर तो बल्ले बल्ले। और जो लूजर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम देखकर, अरे यार एक और प्रॉब्लम आ गई, जिंदगी में इतने टंटे हैं, एक और टंटा शुरू हो गया। ये सोचने का तरीका आपको डिफ्रेंशिएट करता है लूजर्स के साथ या विनर्स के साथ। ज़्यादा तो लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन में फंस गया। एक्चुअली सही बताऊँ ना, तो पिछले कुछ समय से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि दुनिया में कंफर्ट जोन नाम की तो चीज़ ही नहीं है आज के समय में। ना तो आपकी जॉब सिक्योर है, ना ही बिजनेसेस सिक्योर है, ना ही मार्केट सिक्योर है, ना ही कोई एसेट सिक्योर है। किसी चीज़ की तो सिक्योरिटी है ही नहीं।
जब किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है तो कंफर्ट किस चीज़ का कंफर्ट जोन। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें दो तीन चीज़ें अपने दिमाग में डालनी है, दो तीन चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी है। पहली कि जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं उस पर तुम्हारा बस नहीं है, जो तुम्हारे पास चीज़ें नहीं हैं उस पर बिल्कुल भी बस नहीं है। तुम्हें चीज़ों को समझना है, ट्रेंड्स को रीड करना है, एनालाइज करना है, डेटा को पढ़ना है। लक और डेस्टिनी बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है अगर रोज़ाना प्रयास किया जाए, रोज़ाना ट्राई किया जाए। और लक और डेस्टिनी को कभी नहीं चेंज किया जा सकता है अगर उसके बारे में सोचा जाए, अगर उसको एक प्रॉब्लम मान लिया जाए। तुम्हारे पास क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास क्या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास है, और तुमसे कम करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास तुमसे कम है। तो कभी भी तुम ऐसे मुकाम पर नहीं आओगे जो परफेक्ट स्पॉट हो तुम्हारे लिए, जिंदगी स्टेबल हो जाए, जिंदगी सेटल हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने घर परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।